हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को अपने आज की कक्षा में स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। आइए हम लोग अपनी कक्षा पे चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम लोग किसकी चर्चा कर रहे थे? प्रश्नावली 1.1 के अंतर्गत हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का चर्चा कर रहे थे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या पता कर रहे थे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग एचसीएफ पता करते हैं। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग हम कब करते हैं? दिए गए कथन को प्रूव करने के लिए या दर्शाने के लिए करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। पहला क्वेश्चन के अंतर्गत 3 क्वेश्चन है। हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बताएंगे। फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है ये नहीं बताएंगे, क्योंकि इसकी चर्चा हम बेसिक वाले क्लास में कर चुके हैं। आप अगर इस क्लास को डायरेक्ट देखने आ गए तो चीजें समझ में आएगी नहीं। इससे आपको पिछले की जो वीडियो है उसको आपको देखना पड़ेगा, अर्थात बेसिक वाला वीडियो और फिर यूक्लिड विभाजन वाले जो वीडियो है आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई में कंटिन्यूटी चाहिए। अगर नहीं कंटिन्यूटी है तो भाई समझ में नहीं आए। फिर आप हमें मत दोष दीजिए कि सर चीजें समझ में नहीं आई है। अगर चीजें नहीं समझ में आई है तो आप पे कमी है, क्योंकि पिछले वीडियो आप सभी को देख करके आइए, चीजें जरूर समझ में आएगी। तो हम आइए सबसे पहले अब क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग जानते हैं क्या कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या पता करते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं? छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं। तो कितने बार जाएगा? 1 टाइम भाग जाएगा, 135 0 आएगा, इसलिए 12, 3 चला जाएगा तो 9 बचेगा। अब जो रिमाइंडर आया उससे पहले वाले भाजक को भाग करते हैं। ये चीजें मैं बता चुका हूँ पहले, इसलिए अब फास्ट में थोड़ा कर रहे हैं। एक बार में जाएगा, कितना आएगा? 5, ये हो गया 4। अब जो रिमाइंडर आया इससे जस्ट पहले वाले भाजक को भाग करेंगे, 45 दूनी 90 और 0 आ गया। और जब जानते हैं कि जब रिमाइंडर 0 आए तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो अंतिम भाजक होता है वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो इस क्वेश्चन का एचसीएफ कितना आ गया? 45 आ गया। अब किसी एक क्वेश्चन का हम चरण लिख देंगे और बाकी अपने चरण खुद लिखिएगा, क्योंकि सारा चीजें हम बता चुके हैं पहले। अब आइए इस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 196 से किसको डिवाइड करेंगे? 38220 को। अगर थोड़ी बहुत आवाज में प्रॉब्लम हो रही होगी तो थोड़ा गौर से सुनिएगा, क्योंकि बाहर गाना बजा रहा है। हम इधर क्लास ले रहे हैं, बाहर गाना बजा रहा है। हमको पढ़ाने में मजा आ रहा है, उसको बजाने में मजा आ रहा है। क्या कीजिएगा, सब अपने अपनी जगह पे, इसलिए थोड़ा मैनेज कीजिएगा। आइए कितने बार में जाएगा? 19 दूनी 38, 1 टाइम में जाएगा, 2 बार में नहीं जाएगा। कि 19 दूनी 38 करेंगे तो और 6 दूनी 12, 82 यानी 92 से ज्यादा चला जाएगा। तो 196 हो गया, 12 में 6 चला जाएगा 6, एक 17 में से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। और ये 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। अब जो रिमाइंडर आया उससे इसको मत भाग करने लग जाए। अभी तुम पूरा भाग क्यों नहीं? इसमें अभी 2 डिजिट और बाकी है हमें। जब पूरा भाग कर दिया जाए तब जो रिमाइंडर आएगा उससे हम पहले वाले भाजक को भाग करेंगे, वरना एक बार लगा लिया, जो रिमाइंडर बच गया उससे भाजक को भाग करने लगा, ऐसा मत करने लगा। अब यहाँ पे यहाँ तक किए हैं, अब दूसरा आप क्या आएगा? 2 उतरेगा। अब बताइए कितने टाइम जाएगा? एक अंक इधर से हटाते हैं तो 19 चौक 76, 19 पचे 95, 4 बार में जाएगा क्या? 4 बार में देखते हैं। तो 6 चौक 24 के 4 हाथ में रहा 2, फिर 9 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा जी? 9 9 19 चौक 76 देखते हैं। 6 चौक 24 के 4 हाथ में रहा 2, 19 चौक 76 और 76 और 2 कितना हो गया? 78। बच जाएगा ज़्यादा क्या जी? 12 में से 4 चला जाएगा 8, और इसमें रहा कितना? ठीक लिया 17, 17 में से 8 चला जाएगा, कितना बचेगा? 9 7। अब कितना बचा? 0। अब भाग लगाओ, कितना बार में जाएगा? 19 पचे 95, 5 बार में, 5 छके 30, 19 पचे 95, तो ये तो पूरा कट गया यार, 98। कितना आ गया? 0। और जब रिमाइंडर 0 आ जाए, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो हमारा पहला भाजक होगा वही हमारा क्या होगा? एचसीएफ हो गया। ये तो शुरुआती टाइम में दे दिया एचसीएफ, इसे डायरेक्ट डिवाइड हो गया, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब हमारा एचसीएफ निकल गया पहले ही बार में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इतना इतना का एचसीएफ बताना हमें। तो 255 से
किसको डिवाइड करेंगे? 867 को डिवाइड करेंगे। तो भाग लगाइए कितने बार में? एक को छिपा लीजिए। 25 तिये 75, 3 बार में जाएगी? जाएगी। 5 तिये 15 के 5 हाथ मेरा 1, 25 तिये 75 और 1 76। 7 में 5 जाएगा 2 और 6 में 6 जाएगा 0 और यहाँ आएगा 1। अब जो रिमाइंडर आया है इससे जस्ट पहले वाले भाजक को भाग करते हैं। तो कितना बार में जाएगा? 2 टाइम जाएगा। 100 2 दूना 204, 1 आ जाएगा और ये 5 को रट्टा नहीं मार के बैठे, हम डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं। इतना भाग करने के लिए आना चाहिए। अब जो रिमाइंडर आया है उससे जस्ट पहले वाले भाजक को हम भाग करेंगे। अब ये कट गया 2 बार में। 51 दूना 102। अब रिमाइंडर 0 आ गया। और जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो हमारा अंतिम भाजक होगा, जो हमारा अंतिम भाजक होगा वही क्या होगा? HCF होगा। वही हमारा क्या होगा? HCF होगा। जो अंतिम भाजक होगा वही हमारा क्या होगा? HCF हो गया। तो चरण लिख देते हैं। चरण किसी एक का हम लिख देते हैं, बाकी खुद से लिखिएगा। चरण नंबर फर्स्ट, फर्स्ट चरण लिखना है तो इसको क्या लिखेंगे? 867 बराबर 867 बराबर 255 और गुना यानी 10 बराबर 10 गुना 10 प्लस 10, 3 प्लस में 120। दूसरा चरण में क्या आएगा जी? दूसरा चरण में 10 बराबर यानी 255 बराबर 10 गुने 10 यानी 102 और गुना में 2 और प्लस में रिमाइंडर कितना? 51। तीसरा चरण में क्या लिखेंगे? 102 बराबर में 10 इंटू 10 यानी कि 51 इंटू 2 और प्लस में क्या? 0। और जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो हमारा अंतिम भाजक होगा वही क्या होगा? HCF होगा। इसलिए HCF बराबर कितना हो गया? 51 हो गया। यही आपका उत्तर हो गया। इसी प्रकार इन दोनों का चरण आप खुद से लिख लीजिएगा। इसमें तो कोई दुविधा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही इसकी सुविधा बता चुके हैं आपको कि कैसे करना है, इसलिए दुविधा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। पहले इसको मिटाएंगे। आइए क्वेश्चन लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है पढ़िए। दर्शाइए कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। मैं चालू है ना? हाँ, होता है। जहाँ q क्या है? कोई पूर्णांक है। तो हम क्या बताएं? जब भी दर्शाना हो या दिखाना हो तो किसका उपयोग करते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहते हैं? अभी हम फिर से बता रहे हैं कि अगर आप डायरेक्ट इस क्लास में आ गए हैं और कहिएगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा, क्योंकि पिछले क्लास में सारा बेसिक हम बता चुके हैं। इससे पीछे की जितनी भी क्लासेस है सब देखिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं कि जब दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहेंगे तो उसके लिए दो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान होगा जिसके लिए a बराबर bq प्लस r होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम करेंगे क्या? प्रूव करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेयिका से प्रमेयिका क्या बोलते हैं? बोलता है कि a बराबर bq प्लस r होगा, जहां r जो है या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा किससे छोटा होगा? b से हमेशा छोटा होगा। अब ये b क्या है? तो हमारा भाजक है, डिवाइजर है ना जी। तो अब बताइए यहाँ क्या मानेंगे हम? भाजक बराबर कितना मानेंगे? अर्थात b बराबर इस क्वेश्चन में कितना मानेंगे? गुणांक में 6 है, 6 है, 6 है। तो कितना मानेंगे b बराबर 6? b बराबर 6। जब बेटा मैं b बराबर 6 मान चुका हूँ, b बराबर 6 में माना हूँ, तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकती है? अर्थात शेषफल क्या क्या मिल सकता है? r की वैल्यू क्या क्या मिल सकती है? r 0 मिल सकती है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, लेकिन क्या 6 मिल सकता है? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि शेषफल हमेशा जो होती है वो भाजक से अर्थात डिवाइजर से छोटी होती है, इसलिए हम छोटी रखेंगे। अर्थात r का संभवतः मान यहाँ से यहाँ तक होगा। अब अलग अलग केस के लिए अलग अलग केस निकालेंगे और हम देखेंगे कि a का मान क्या आता है। a का मान जो आएगा उसके अनुसार जवाब देंगे। a का मान दो ही चीज आएगा, या तो सम धनात्मक पूर्णांक आएगा या विषम धनात्मक पूर्णांक आएगा, क्योंकि पहला ही लिख चुका है कि धनात्मक पूर्णांक होगा और जो सम होगा उसको सम लिखेंगे, जो विषम होगा जो विषम लिखेंगे, और जो विषम आएगा क्या इस रूप का है
अगर इस रूप का है तो हम साफ साफ कह देंगे कि हाँ इस रूप का होता है विषम धनात्मक पूर्णांक। तो आइए अब मान लिए हम b बराबर 6, जब b बराबर 6 मान लिए तो हमारा इक्वेशन तैयार होकर के यहाँ से क्या निकल के आएगा, a बराबर 6q और प्लस r। हमारा समीकरण बन के तैयार हो गया। अब इसमें हम एक एक करके अपना कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि यदि r बराबर 0 हो, यदि r बराबर 0 हो तो 0 हो तो a बराबर क्या मिलेगा, a बराबर 6q प्लस r बराबर 0 रखेंगे तो बराबर में 6q मिलेगा। अब ये 6q किस रूप का आपको दिख रहा है, तो आप कहोगे सर ये तो 2n के फॉर्म का दिख रहा है, और जो 2n का फॉर्म का होता है वो सम धनात्मक पूर्णांक होता है। अब कहोगे सर हमको 2n के रूप में कैसे दिख रहा है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि जो मैं बेसिक वीडियो शुरुआती जो सबसे पहला वीडियो है उसी में सम धनात्मक और विषम धनात्मक की चर्चा कर चुके हैं, अर्थात सम का रूप क्या होता है और विषम का रूप क्या होता है। सम किस रूप में होता है, 2n के रूप में होती है, और विषम किस रूप में होती है, 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1 के रूप का होता है। तो आपको क्लास पहले पीछे का देखना पड़ेगा। तो चूंकि जहाँ लिख देंगे तो ये सम धनात्मक रूप का है, तो चूंकि 6q 2 से विभाजित है ना, 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, और जो 2 से विभाजित होता है वो क्या होता है, सम धनात्मक पूर्णांक होता है। अतः अतः यह क्या होगा, अतः अतः यह सम धनात्मक पूर्णांक होगा, सम धनात्मक पूर्णांक होगा। यह क्या होगा जी, सम धनात्मक पूर्णांक हो गया। पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कराए हैं। अब आएंगे जब r बराबर 0 हो तो क्या होगा, सॉरी r बराबर 0 हो गया। अब r बराबर अगली कंडीशन पे चलते हैं। यदि r बराबर 1 हो तो a बराबर क्या मिलेगा, तो a बराबर 6q प्लस r के स्थान पर 1 रखेंगे तो 6q प्लस 1 होगा। अब बता बेटा 6q प्लस 1 क्या 2 से विभाजित है, नहीं, 2 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, इसकी आधी पार्ट 2 से विभाजित है, उससे थोड़ी काम होगा, पूरा होना चाहिए 2 से विभाजित। तो कहोगे पूरा तो 2 से विभाजित है ही नहीं, जब 2 से विभाजित नहीं है तो ये क्या होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का होगा। तो लिख देंगे चूंकि चूंकि 6q प्लस 1 2 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है, नहीं है, अतः अतः यह विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, अतः यह विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, होगा या नहीं, हाँ विषम धनात्मक पूर्णांक। अब अगली कंडीशन पे आएंगे, r का मान कितना लेंगे, यदि दिख रहा है ना, यदि r बराबर 2 हो तो a बराबर क्या होगा, तो a बराबर 6q प्लस 2 होगा। अब बताओ ये पूरा पार्ट 2 से डिवाइड दिख रहा है, जी हाँ ये भी दिख रहा है और ये भी, और इसका मतलब जब ये 2 से विभाजित है, भी 2 से पूरा पार्ट 2 से विभाजित, और नहीं दिख रहा है तो दिखा लो, 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से 3q प्लस 1। अब तो ये साफ साफ झलकने लगा है कि 2 से विभाजित है, तो लिख देंगे चूंकि चूंकि 6q प्लस 2 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित 2 से विभाजित है, अतः 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 यह किस रूप का होगा बताओ, अतः यह सम धनात्मक पूर्णांक के रूप का, सम धनात्मक पूर्णांक, सम धनात्मक पूर्णांक होगा, होगा या नहीं, जी हाँ होगा। अब अगली कंडीशन पे चलेंगे, r का मान क्या लेंगे जी, ये तो तीसरी थी ना। अब चौथी कंडीशन पे आते हैं, यदि r बराबर 3 हो तो a बराबर क्या मिलेगा, a बराबर 6q प्लस 3 मिलेगा। अब 6q प्लस 3 क्या पूरा 2 से विभाजित है, नहीं, ए पार्ट तो 2 से विभाजित है लेकिन ये पार्ट है नहीं, होना चाहिए पूरा। अब यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 को कॉमन निकालते हैं तो 2q प्लस 1 आएगा, ना ही ये 2 से विभाजित हो रहा है ना ये 2 से विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो लिख देंगे चूंकि यह 2 से विभाजित नहीं है इसलिए यह विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। चूंकि 6q प्लस 3 2 से
विभाजित नहीं है, नहीं है। अतः सिक्स, अतः यह, अतः यह, अतः यह क्या, विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। अतः यह विषम धनात्मक पूर्णांक, तो यह विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। समझ रहे हो? मैं चीजें सब चीज पहले ही बता चुका हूँ, अभी मैं डायरेक्ट चीजों को प्रूव कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिक बातें मैं पिछली कक्षा में बता चुका हूँ। हम अभी भी बोल रहे हैं डायरेक्ट इस क्लास को देखने आइएगा, चीजें समझ में आएगी नहीं, और नहीं समझ में आएगी तो फिर खुद को जिम्मेवारी समझना, टीचर को जिम्मेवार मत ठहराना। अब हम लोग पांचवी कंडीशन पे आते हैं। यहाँ आर बराबर क्या लेंगे, दिख रहा है ना, यहाँ आगे दिखेगा। यदि आर बराबर कितना जी, 4 हो तो 4 हो तो ए बराबर क्या, आगे लिखिए, सुंदर से दिखिएगा। तो ए बराबर क्या मिलेगा, तो ए बराबर 6 प्लस आर के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ आर के स्थान पर 4 आ जाएगा। अच्छा, अब ये क्या किस रूप का दिख रहा है, ये 2 से पूर्णता विभाजित है, तो जी हाँ 2 से पूर्णता विभाजित, क्योंकि ए पार्ट भी 2 से विभाजित है, ए पार्ट भी 2 से विभाजित, इसका मतलब पूरा पार्ट 2 से विभाजित हो गया, और नहीं दिख रहा है तो 2 कॉमन निकाल लो, 3q प्लस 2 कर देंगे। अब ये तो साफ साफ दिखने लगा, तो लिख देंगे चूंकि 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 6q प्लस 4 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, अतः यह किस रूप का होगा, अतः यह सम धनात्मक पूर्णांक के रूप का होगा, पूर्णांक होगा। आ रहे हैं ना चीजें समझ में जी, आनी चाहिए। जब पिछली कक्षा आप अटेंड कर चुके हैं तो एकदम आराम से समझ में आएगा। अब अगली कंडीशन पे आते हैं। यदि आर बराबर क्या होगा, 5 हो तो ए बराबर क्या मिलेगा, 6q प्लस 5 होगा। अब बताओ 6q प्लस 5 क्या पूरा पार्ट 2 से विभाजित है, नहीं 2 से विभाजित है। जब 2 से विभाजित नहीं हो तो हम क्या कहेंगे, इसे विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, तो लिख देंगे। बस इसमें लिखना ही खाली है, क्या है 6q प्लस 5, 2 से, चूंकि 6q प्लस 5 2 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है, नहीं है, अतः यह विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। हो गई चीजें प्रूफ, यही करना था। अब क्या कहता है क्वेश्चन, देख लो, को दर्शाइए कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक, क्या विषम धनात्मक पूर्णांक क्या 6q प्लस 1 के रूप का होता है, क्या 6q प्लस 3 के रूप का होता है, क्या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो जी हाँ इसी रूप का तो हमको दिख रहा है। देखिए क्या विषम धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 के रूप का है, जी हाँ है। क्या 6q प्लस 3 विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में है, जी हाँ है। क्या 6q प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का है, जी हाँ है। तो हो गया पूरी, यही चीज तो दिखाना था। और जब चीजें दर्शाने के लिए कही जाए या दिखाने के लिए कही जाए तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, इक्वलेट विभाजन परिमेयका का उपयोग करते हैं। इक्वलेट विभाजन परिमेयका क्या कहते हैं कि जो दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहे तो उसके लिए दो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान होगी जिसके लिए a बराबर bq प्लस r होगी, जहां r क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और हमेशा किससे छोटा होगा, डिवाइजर अर्थात b से छोटी होगी, हमेशा भाजक से छोटा होगा, हमेशा भाजक से छोटा होगा। और ये भी बताएं कि रिमाइंडर कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए r जो होगा कभी भी 0 से छोटा भी नहीं होगा। समझ रहे हैं, ना b से बड़ी होगी ना 0 से छोटी होगी, क्योंकि रिमाइंडर कभी नेगेटिव भी नहीं होता है। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चर्चा कर देते हैं। तो क्वेश्चन को मिटाते नहीं है सिर्फ, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कुछ नहीं है, HCF निकालना है, बस यूक्लिड विभाजन। इसमें देखो क्वेश्चन पढ़ देते हैं हम, और आप बनाइएगा खुद से बना लीजिए, समझा देते हैं क्वेश्चन। कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को
समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें उसे मार्च करना है, बताइए क्या है क्वेश्चन। वैसे ही काजू बर्फी वाला था ने दो दो टुकड़ा में बचा हुआ, तो कहता छिरिया के मत धर दीजिएगा, यानी कि पूरा मतलब कि फैला नहीं दीजिए। कहता है कम से कम, वहां बर्फी वाला था ना कि बताइए अधिकतम कितना रखा जाए कि कम से कम स्थान गिरे। तो यही कह रहा है ना, इसमें अधिकतम कितनी सेना की टुकड़ी निकाली जाए, अधिकतम कितना का मार्च किया जाए कि दोनों स्तंभों में सेना की संख्या समान हो। तो जो इसका सबसे हाईएस्ट फैक्टर होगा वही उसकी सेना की एक स्तंभ में संख्या होगी। तो यहाँ देख लेंगे, अब हाईएस्ट फैक्टर होगा वही स्तंभ वाली संख्या होगी। तो स्तंभ वाली अधिकतम संख्या निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। और किस विधि का उपयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके उसका वैल्यू निकाल दीजिए। इसे मिटा देते हैं। आइए, क्या था 616। क्वेश्चन क्या है समझा दिए हम आपको। 32 से डिवाइड करेंगे, 32 से डिवाइड करेंगे, जो HCF आएगा उसी को चरण में लिख देंगे, हो गया आपका। और क्या होता है, 32 दूनी 64 हो जाता है। देखो एक बार में जाएगा, भाग करने की भी तरीका मालूम होनी चाहिए कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। 11 में से 2 चला जाएगा 9 बचेगा, 5 में से 2 चला जाएगा कितना बचेगा, 5 में 3 चला जाएगा तो 29 आया। अब 29 आया, इसमें अब 6 आके बैठेगा। अब एक इधर से हम गायब करते हैं, एक इधर से गायब करते हैं, बचा हमारे पास 29, यहाँ है 3, तो 3 9 27, 3 धाए 30, तो 30 पे हम जाएंगे नहीं, 9 पे रहेंगे। 3 9 27, तो 9 दूनी 18 के 8 हाथ में रहा एक, और 9 तिया 27, एक 28 आया। अभी 16 में से 8 चला जाएगा कितना बचेगा 8, और 8 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 0। अभी तो 29 हो गया, इधर 0 आ गया। अब जो रिमाइंडर आया है उससे जस्ट पहले वाले भाजक को भाग करेंगे 32 को, तो 8 चौके 32। अब रिमाइंडर क्या मिल गया 0, और जब रिमाइंडर 0 मिल जाए तो जो अंतिम भाजक होता है वही मेरा क्या होता है, HCF होता है। HCF होता है ना जी। इसलिए लिख देंगे HCF बराबर कितना है 8, अर्थात प्रत्येक स्तंभ में सेना की संख्या कितनी होगी, प्रत्येक स्तंभ में सेना की संख्या कितनी होगी 8 होगी। और ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगर चरण में करके लिखना चाहेंगे तो चरण फर्स्ट में इसको लिख देंगे और चरण सेकेंड में इसको लिख देंगे। हो गया ना 2 चरण में कंप्लीट हो गई जी। जी हाँ, चीजें समझ में आ गई। अब आगे क्वेश्चन आपका फिर से दर्शाने वाला है। तो दर्शाने वाला इस क्वेश्चन को आप खुद बनाइएगा, ठीक है, आप खुद बनाइएगा, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। इसमें क्या लिखा है बस पढ़ देते हैं एक बार। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अब यहाँ वर्ग पूछ रहा है तो कुछ नहीं करेंगे, a बराबर bq प्लस r था ना, इस कंडीशन में अब a का वर्ग करेंगे। जब वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने के बाद जो भी आएगा उस 3 वाले को खींच लेंगे, और जो उधर बच गया, तो जो उधर बचेगा, जैसे हम मान लेते हैं कि क्या आ जाए, अगर आपके पास आ जाए, मान लेते हैं कि क्या, सॉरी माइक बंद नहीं हुआ, नहीं, जैसे मान लेते हैं कि क्या आ जाए, कि आपके पास आ जाए 3q और प्लस में 3, तो इस 3 को खींच के हम बाहर निकालेंगे 3, तो यहाँ बचेगा क्या q प्लस a1। तो ये जो 3 दिख रहा है और इधर जो दिख रहा है इसको m कर देना, तो ये किस रूप का दिखेगा 3m के रूप का दिखेगा। बस वही करना है और क्या। तो उसके बाद वर्ग करके दिखाना है कि क्या जो है वह वर्ग करने के बाद 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप का दिखता है। तो देख लेंगे, यहाँ 3m प्लस 1 के रूप का जो दिखेगा उसको बता देंगे। और 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन जो हो गया वो 9m और 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब बताओ, इसका घन करने के लिए कह रहा है, अगर तुम इसमें b बराबर 9 मान लोगे तो 9 का तुम क्यूब करने जाओ कितनी लंबी चले जाएगी, इसलिए तुम 9 ना मान के 3 मान लेना, उसका मल्टीपल है। 9 भी मानोगे तब भी सही है, लेकिन आपको गुना में दिक्कत होगी, जो कि घन करना है आपको, अर्थात 3 बार 9 को आपस में गुना करना है। इसलिए हम 9 का फैक्टर ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 3 पे बना करके देखना, नहीं बनेगा नेक्स्ट पार्ट में हम इन दोनों क्वेश्चन को करवा देंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा आप लोग को पसंद होगा नहीं, आप लोग बोर हो जाइएगा, इसलिए छोटा छोटा हम पार्ट को बना रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, और जो चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि अगली आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।